प्रिय अभिभावकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में जानेंगे। किसी भी तरह की इससे संबंधित अगर समस्या हो तो लाइव चैट में लिखें, उसे यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। अभी पेरेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। इसके पहले कुछ शिक्षा नीतियां थी हमारे देश की, उसके विषय में पहले संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 में आई थी। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और 1992 में 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, परिवर्तन किया गया था। उसे पूरी तरह से शिक्षा नीति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि 1986 वाली शिक्षा नीति में ही थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। तो अब तक दो ही शिक्षा नीति हमारे देश में आई है, 1968 में पहली और 1986 में दूसरी शिक्षा नीति। अब ये तीसरी शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति के नाम से, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से आई है, जिस पर आज हम लोग, जिसके विषय में आज हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। समस्या होगी तो आप लोग लाइव कमेंट करें। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। यह NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये 34 वर्षों के बाद आई थी। 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति लगभग 34 वर्षों के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद यह शिक्षा नीति आई और इस शिक्षा नीति के द्वारा बहुत बदलाव होगा हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। ये जो नई शिक्षा नीति है इसके चेयरमैन, इसके प्रमुख इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। इनका हम लोग तस्वीर यहाँ देखते हैं। आगे देखते हैं, इन्होंने जब ये 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर जी, इनको एक पत्र लिखा था। इन्होंने के कस्तूरी रंगन जी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को इन्होंने पत्र लिखा। उस पत्र की कुछ खास बातों को, कुछ मुख्य बातों को हम लोग यहाँ देखेंगे। उन्होंने उस पत्र में क्या क्या लिखा था। तो इन्होंने पत्र में लिखा था, पत्र तो बहुत बड़ा था लेकिन उसकी खास कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम ही लिए हैं। जो खास बात उन्होंने लिखी थी, तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी थे तत्कालीन। 2019 में हमने एक ऐसी नीति निर्मित की है जो शैक्षिक परिदृश्य को बदल देगी। उन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाए थे श्री के कस्तूरी रंगन जी ने लिखा था प्रकाश जावड़ेकर जी को कि हमने एक ऐसी नीति निर्मित की है जो शैक्षिक परिदृश्य को पूरी बदल देगी, परिवर्तित कर देगी। भारत के युवा वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। भारत के जो युवा हैं वो भावी चुनौती, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। इस तरह की हमने शिक्षा पॉलिसी को बनाई है। पूर्व प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक हमने इस क्षेत्र को एक अविच्छिन्न निरंतरता के रूप में देखा है। पूर्व प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक पूरा बदलाव किए और एक दूसरे से पूरी तरह से अविच्छिन्नता के साथ निरंतरता के रूप में इन्होंने देखा था। ऐसा उन्होंने अपने पत्र में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को लिखा था। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पूर्व प्रमुख इसरो के नई शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष भी थे। इस जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 जुलाई सन 2020 को मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल ने इसको मंजूर किया। यह देश की सबसे बड़ी एजुकेशन पॉलिसी है जिसको पूरी तरह से बिना किसी काट-छाँट के, बहुत मैक्सिमम उसकी बातों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने से मंजूरी मिल गई है। इसके पहले जो 2 शिक्षा नीति आई थी उसमें बहुत ही काट-छाँट किया गया था, बहुत कम किया गया था, परिवर्तन किया गया था। लेकिन यह ऐसी देश की पहली शिक्षा नीति है जिसमें बहुत ही बृहद रूप में स्वीकार किया गया है। अब इस पॉलिसी के आ जाने से क्या परिवर्तन हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, हम लोग अब उसको देखते हैं। कोई समस्या हो तो आप लोग
चैटिंग करते रहें, लाइव चैट में उसे दूर किया जाएगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुख्य परिवर्तन जो इसमें हुआ था, पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा तुलनात्मक देखते हैं। तो पहले जो पुरानी शिक्षा नीति अब तक जो चली आ रही है, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि अब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इस पॉलिसी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत नाम भी बदल दिया जाएगा, मुख्य हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। GER, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, इसको अभी ये ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो है, इसको हम बोलते हैं सकल नामांकन अनुपात। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। तो सकल नामांकन अनुपात अभी हमारे देश की 27.4 है, जो इस नई शिक्षा नीति के तहत उसे 50% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, 50% पहुंचा देने का लक्ष्य है। तो यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब ये GER, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है क्या, हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लेते हैं। तो हमारे देश की जो आबादी है, आबादी 18 वर्ष से 23 वर्ष की उम्र के लोगों की जो जनसंख्या है, जितने भी देश में 18 से और 23 के बीच की जो संख्या है जनसंख्या, उस जनसंख्या का 27.4% हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन लेवल और उसके ऊपर मास्टर डिग्री में, हायर एजुकेशन में नामांकन कराए हैं पढ़ने के लिए। दाखिला अभी जो चल रहा है हमारे देश में 27.4% है, जिसको इस नई शिक्षा नीति के तहत लक्ष्य रखा गया है 50% कर देना, 50%। मतलब अब हमारे देश में 18 से 23 वर्ष की जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 50% लोग हायर एजुकेशन में एडमिशन कराएंगे, हायर एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा व्यवस्था दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा इस पॉलिसी के लागू होने के बाद। तो यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है इस पॉलिसी के लागू होने पर। आगे हम देखते हैं कि ये पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो 10+2 के नाम से जानी जाती थी। 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते थे बच्चे अपने स्टेट लेवल पर, जिसमें एडमिशन जो शुरू होता था वो 6 वर्ष की उम्र में बच्चे का एडमिशन कराया जाता था और वो 12 वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करते थे, 1 से लेकर के 12 तक। तो 12 और 6 साल उसकी उम्र रहती थी, तो बच्चा 18 वर्ष तक का हो जाता था। अब इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। ये परिवर्तित होकर के 5 वर्ष, 3 वर्ष प्लस 3 वर्ष प्लस 4 वर्ष, कुल 15 वर्ष कर दिया जाएगा। अब यहाँ 12 वर्ष तक था पहले, राज्य सरकार 12 वर्ष तक छात्रों पर निगरानी रखती थी, पढ़ाने का कार्य किया जाता था राज्य सरकार के द्वारा। अब उसे 15 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन जो उम्र है, यहाँ 6 वर्ष से एडमिशन होता था और 18 वर्ष तक रहते थे बच्चे। अब यहाँ पर भी 18 वर्ष ही तक रहेंगे, परंतु जो यहाँ पर 6 वर्ष में एडमिशन होता था बच्चे का, वो 6 की जगह अब उसका नामांकन 3 वर्ष की अवस्था में ही, जब बच्चे की उम्र 3 वर्ष हो जाएगी तभी उसका नामांकन कर दिया जाएगा, उसे विद्यालय भेजा जाएगा और वो जा कर के खेलेगा 3 वर्ष से। तो हम थोड़ा सा पीछे से, अभी 6 की जगह 3 वर्ष पीछे से ही 3 वर्ष पहले अब बच्चों को विद्यालय भेज दिया जाएगा और विद्यालय में बच्चा जा कर के खेलने लगेगा। वहाँ से लेकर के और फिर 15 वर्ष तक, जब वो 12th पास करेगा तो 18 वर्ष उम्र यहाँ भी हो जाएगी उसकी और यहाँ भी 18 वर्ष हो जाता था 10+2 में भी। तो ये खास परिवर्तन है इसमें। अब हम ये देखते हैं कि 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, कुल 15 वर्ष का ये जो उम्र है स्टूडेंट का शिक्षा ग्रहण करने का, वो किस तरह से है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। पहले 5 वर्ष जो होगा, पहला 5 वर्ष, इसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। इसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से इस नई शिक्षा नीति में नाम दिया गया है। इस स्टेज में बच्चे की उम्र 3 वर्ष जब होगी तो उसे विद्यालय भेजना शुरू कर दिया जाएगा। 3 वर्ष की अवस्था में वो विद्यालय जाने लगेगा। यह पूरा 5 वर्ष का स्टेज होगा। यह जो फाउंडेशन स्टेज है पूरा 5 वर्ष का है।
3 वर्ष से 8 वर्ष, बच्चे की उम्र जब 3 वर्ष होगी तो इस फाउंडेशन स्टेज में उसका एडमिशन होगा, वो विद्यालय जाने लगेगा और 3 से 8 वर्ष की उम्र तक इस स्टेज में वो रहेगा। अब इसमें पहले 3 वर्ष तो वो प्ले विद्यालय में, 3 से 6, जब उसकी उम्र 3 में होगी तो विद्यालय जाना प्रारंभ करेगा और 6 वर्ष की उम्र तक वो विद्यालय में केवल खेल खेल में पढ़ाई करने का प्रयास करेगा। 3 साल तक वो बिल्कुल खेलता रहेगा घर में। अब ये इसको करने का प्रावधान इसलिए रखा गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे पहले विद्यालय से भागते थे, डरते थे, किताब कापी का बोझ LKG UKG 1 में ही हो जाता था इतना अधिक कि उस बोझ से वो दबने लगते थे और विद्यालय जाने से घबराते थे, कतराते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती उसे विद्यालय पहुंचाया जाता था और बच्चे रोते थे, चिल्लाते थे। वो सब चीज़ें अब समाप्त हो जाएगी, ऐसा इस नई शिक्षा नीति के तहत जो रखा गया है। 3 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में जो घर में उसको खेलने का माहौल, आजकल एकल परिवार हो गया है, एकल परिवार में बच्चा अकेला है घर में, वो खेलने को उसको मिलता नहीं है, तो खेलने की व्यवस्था विद्यालय में कराया जाएगा 3 वर्ष तक। 3 वर्ष की अवस्था से 6 वर्ष तक वो विद्यालय में खेलेगा केवल, और खेल खेल में ही कुछ कुछ वो पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा। अब विद्यालय जो सुबह सुबह उठा करके बच्चे को भेजते थे माता पिता, तो जाना नहीं चाहता था, रोता था, विद्यालय से घबराता था जाने से। अब वो विद्यालय खुद कहेगा कि मम्मी पापा मुझे विद्यालय जाना है, जल्दी तैयार कराइए। क्योंकि विद्यालय में जो घर में वो खेलना चाहता है वो खेल उसे विद्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा, खेल के संसाधन उसे उपलब्ध रहेंगे, अपने मित्रों के साथ खेलेगा, अपने छोटे छोटे अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा। और वो 3 साल, ये 5 वर्ष का स्टेज है, खेलते खेलते कब वो क्लास 1 और 2 कर लेगा उसे पता भी नहीं चलेगा। इस 5 वर्ष में जब उसकी उम्र 3 वर्ष होगी तो नामांकन होगा, 3 वर्ष से वो खेलना प्रारंभ करेगा, खेल खेल में ही 5 वर्ष तक इस स्टेज में रहेगा, वो फाउंडेशन स्टेज, यह स्टेज 5 वर्ष का। तो उस 5 वर्ष के दौरान 3 वर्ष तक तो खेलेगा ही, और अगले 2 वर्ष में क्लास 1 और 2 वो पास कर लेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने क्लास 1 और 2 कर लिया है। इस दौरान कोई उससे परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उसका, बस खेल खेल में ही उसे 1 और 2 की पढ़ाई करा दी जाएगी, सिखा दिया जाएगा। कोई कापी किताब का बोझ नहीं है इस फाउंडेशन स्टेज में, किताब कापी से परे रहेगा, विद्यालय ही उपलब्ध कराएगा जो भी पढ़ना होगा वो संसाधन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा 3 वर्ष, जो दूसरा स्टेज है वो 3 वर्ष का है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो इसका नाम नई शिक्षा नीति के तहत प्रिपरेटरी स्टेज रखा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा 3 वर्ष बिताएगा। अब ये पहला जो स्टेज था फाउंडेशन स्टेज, इसमें वो क्लास 1 और 2 तो कर लिया है, पास कर लिया, बगैर परीक्षा दिए ही वो क्लास 1 2 की पढ़ाई पूरी कर ली, खेल खेल में ही। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये 3 वर्ष तो ये दूसरा स्टेज है, इसमें वो आ जाएगा क्लास 3 में, 3, 4, 5, ये क्लास 3 क्लास की पढ़ाई इस 3 वर्ष में प्रिपरेटरी स्टेज में वो बच्चा करेगा। यह 3 वर्ष का होगा, यह स्टेज जो है दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष का होगा। इसमें कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। इस समय बच्चे की उम्र, अब वहाँ 3 वर्ष में नामांकन हुआ, पहले में विद्यालय खेलने जाने लगा, 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष वहाँ बिताया, 5, 3, 8 वर्ष उसकी उम्र हो गई। 8 वर्ष की उम्र में वो क्लास 2 पास करके 3 में आ जाएगा यहाँ पर दूसरे स्टेज में, और इस स्टेज में उसकी उम्र 8 वर्ष की होगी। तब वो 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक 3 वर्ष इसमें बिताएगा, जिसमें वो कक्षा 3, 4 और 5 ये 3 साल की पढ़ाई इसमें करेगा। इसमें परीक्षा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। इसके पहले जो पहला स्टेज था फाउंडेशन स्टेज 5 वर्ष का, इसमें कोई परीक्षा बच्चे से नहीं ली जाएगी, लेकिन यहाँ से सेकेंड जो स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, यहाँ परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ से वो परीक्षा देना शुरू करेगा। इसके बाद देखते हैं हम इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो चर्चा का विषय है कि इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। इस प्रिपरेटरी स्टेज में मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। तो कुछ लोग इसमें आपत्ति करने लगे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो बच्चा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी कैसे सीख पाएगा। तो अंग्रेजी विद्यालयों के लिए इसमें पूरी तरह से छूट है। जो अभिभावकगण अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बाध्यता नहीं रहेगी, व्यवस्था नहीं रहेगी कि वो मातृभाषा में सीखे।
वो स्वतंत्र है इंग्लिश माध्यम में भी शिक्षा देने के लिए और लेने के लिए, इसलिए इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रखा गया है मातृभाषा में। मातृभाषा रखने का उद्देश्य यह है कि बच्चा मातृभाषा में सबसे पहले अधिक सीखता है, और वो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में सीखेगा तो ज्ञान विज्ञान की चीज़ें या जो भी जानकारी की चीज़ें होगी मातृभाषा में तो उसे अच्छे से ग्राह्य होगा, इसलिए इसको रखा गया है। लेकिन अंग्रेजी विद्यालयों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, बाध्य नहीं है कि वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी विद्यालय अपने इंग्लिश में भी शिक्षा दे सकते हैं, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, इस स्टेज में भी, भले ही मातृभाषा का स्टेज है ये, लेकिन इसमें भी वो शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा जो स्टेज है 3 वर्ष का, इसमें इसका नाम है मिडिल स्टेज। यह भी 3 वर्ष का होगा। अब बच्चा क्लास 3, 4, 5 इस दूसरे स्टेज में पास कर लिया, अब वो आ जाएगा 3 वर्ष के दूसरे स्टेज में जिसका नाम है मिडिल स्टेज। 5 तो यहीं कर लिया, अब वो 6, 7, 8 ये 3 क्लास इस मिडिल स्टेज में बिताएगा बच्चा। उस समय इसकी उम्र हो जाएगी कक्षा 6 से 8 तक का, इस स्टेज में वो शिक्षा ग्रहण करेगा। उम्र उसकी 11 वर्ष की अवस्था में इस स्टेज में वो प्रवेश करेगा। मिडिल स्टेज में 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक इसमें वो शिक्षा ग्रहण करेगा, कक्षा 6 से 8 तक, ये 3 वर्ष का स्टेज होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ से मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। 3 वर्ष का पहले स्टेज, इस स्टेज में खेलते खेलते 5 वर्ष जो पहला था खेल खेल के सीख जाएगा। दूसरे में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, साथ ही अंग्रेजी और हिंदी में भी दिया जा सकता है। अंग्रेजी विद्यालय के लिए कोई उसमें बाध्यता नहीं है। इसको सबसे बड़ी बात यह है कि लागू करने से पहले कस्तूरी रंगन जी ने पूरे देश से, देश के कोने कोने से, ग्रामीण अंचल से लेकर के शहर तक सबसे उन्होंने फीडबैक लिया था, सुझाव मांगे थे इस पॉलिसी के संबंध में कि क्या आप लोगों का कुछ सुझाव हो। तो लगभग 1.25 लाख लोगों ने इसमें सुझाव दिया था। उन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी में परिवर्तन भी किया गया और उन सारे सुझावों को सम्मिलित करते हुए इस पॉलिसी का निर्माण किया गया है। तो बहुत ही कम इसमें कमी आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला 3 वर्ष का जो स्टेज है, इसमें जो मातृभाषा का प्रावधान है तो उसमें कुछ आपत्ति आई कि भाई मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता हूँ, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे सीखेगा। तो इस पर विचार किया गया, तो उसके लिए उनको छूट प्रदान की गई है, इसलिए उसमें घबराने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दूसरा आ गया मिडिल स्टेज, क्योंकि 1.25 लाख लोगों को देखा गया था, 1.25 लाख लोगों के फीडबैक पर विचार किया गया था, उनके सुझावों पर, और उसके बाद तब पॉलिसी का निर्माण के कस्तूरी रंगन जी ने किया है। तो इस मिडिल स्टेज की हम बात कर रहे थे, ये 3 वर्ष का होगा। मिडिल स्टेज में उम्र 11 वर्ष की जब होगी बच्चे की उम्र, तो उसका इसमें नामांकन होगा और 14 वर्ष तक यहाँ रहेगा, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा इसमें ग्रहण करेगा। इसमें कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाएगी, कंप्यूटर की पढ़ाई भी प्रारंभ हो जाएगी इस स्टेज में। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा बदलाव है, ये बहुत ही अच्छा इसको मान सकते हैं, कक्षा 6 से ही ये शुरू हो जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय परक शिक्षा का प्रावधान क्लास 6 से ही हो जाएगा, जैसे बढ़ई, माली, खाना बनाना, इलेक्ट्रिक कार्य, सिलाई, मछली, पशुपालन इत्यादि, इससे संबंधित शिक्षा दी जाएगी। ये दूसरा स्टेज जो है मिडिल स्टेज। ये रखने का उद्देश्य, इसमें प्रमुख उद्देश्य यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग के बच्चे जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। 6, 7, 8 अगर मान लीजिए 3 साल वो करने के बाद आगे की शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, कारण कि कोई भी हो, फाइनेंशियल कारण हो या किसी भी तरह का अगर कोई कारण हो सकता है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अगर ये व्यावसायिक शिक्षा दी गई है और सीखा है, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ईगिरी करने में है, कारपेंटरी का कार्य है, लकड़ी के काम, माली का काम, खाना बनाना, इलेक्ट्रिक कार्य, सिलाई, मछली, पशुपालन इत्यादि तमाम तरह के ऐसे रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी जिसमें उसकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा। यह एक साथ साथ पढ़ाया जाएगा और केवल यही नहीं पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान, गणित सब शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ एक यह भी विषय जोड़ दिया जाएगा उसके रुचि के हिसाब से। तो अगर आगे ये शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएगा
तो वो कम से कम यह व्यवसाय जो पढ़ लिया है 6, 7, 8 में 3 साल, उस व्यवसाय को वो आगे चल के कर सकता है और जीविकोपार्जन कर सकता है, अपनी परिवार की देखभाल कर सकता है। इसलिए इसको रखा गया है बहुत ही सोच समझ करके। साथ ही साथ गणित विज्ञान की भी शिक्षा इसमें दी जाएगी इस स्टेज में। इस स्टेज में कंप्यूटर की भी शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। क्लास 6 से विज्ञान गणित की जो तमाम शिक्षाएं दी जाती है, अभी जैसा चलता आ रहा है वैसे वो भी। और एक यह जो बदलाव है व्यावसायिक शिक्षा, यह दी जाएगी। बहुत तरह के व्यवसायों की व्यवस्था इसमें रहेगा। तमाम तरह के लोग उसमें तरह तरह के व्यवसाय परख, जिसके बच्चे की जिस छात्र की जिसमें रुचि होगी वो अपना उस व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करेगा। इसमें कोई एक भारतीय भाषा को भी पढ़ना होगा। अब यहाँ से फिर से एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर मातृभाषा का प्रावधान था, बाध्य नहीं है, फिर भी मातृभाषा इसमें था। यहाँ पर कोई एक भारतीय भाषा इसमें पढ़ना होगा। भारत की कोई भी भाषा एक इसमें अध्ययन करेंगे। गणित विज्ञान पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ एक व्यावसायिक, यह फॉर्मेट रहेगा 6 से 8 तक का। ये बहुत ही अच्छा बदलाव इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला देखते हैं 4 वर्ष का जो चौथा स्टेज है। ये 4 वर्ष इसमें बिताएगा छात्र। इस 4 वर्ष में का ये स्टेज जो होगा इसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी स्टेज के रूप में इसका इस नई शिक्षा नीति में इसका नाम दिया गया है। कक्षा 9 से 12 के बच्चे, इसमें कक्षा 9 से लेकर के 12 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, 9 से क्लास 12 तक। उम्र इस समय जब उसका 14 हो जाएगा तो इसमें नामांकन होगा क्लास 9th में। और 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल इस सेकेंडरी स्टेज में वो शिक्षा अध्ययन करेगा, ज्ञानार्जन करेगा। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है, यह इस स्टेज में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, जो जिसको हम नो स्ट्रीम, कोई जैसा कि अभी 11th, 12th में स्ट्रीम शुरू हो जाता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये इन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। कोई अगर सबसे अच्छा बच्चा होता है, पढ़ना चाहता है, साइंस विज्ञान वर्ग उसको बोलते हैं, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है क्लास 9 से ही। न तो कोई साइंस का स्टूडेंट कहलाएगा, ना कॉमर्स का और ना ही आर्ट्स का। यहाँ पर वो जो विषय पढ़ना चाहे उसे विषय चुनने की पूरी स्वतंत्रता क्लास 9th में उसे हो जाएगी। और जिस विषय में उसकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, वही विषय वो क्लास 9th में लेगा और उसी में वो अपना पढ़ाई जारी रखेगा आगे तक। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा, 2-3 इसमें फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ज़बरदस्ती जो अभिभावक या माता पिता के कहने से, अगर विज्ञान में मान लीजिए साइंस अगर लेना चाहता है, फिजिक्स में उसकी रुचि है, केमिस्ट्री और मैथ में नहीं है, बायोलॉजी में नहीं है, फिर भी उसे अगर साइंस फिजिक्स लेना है तो साइंस स्ट्रीम लेना होता था और फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इत्यादि भी उसे पढ़ना पड़ता था। यह अब नहीं पढ़ना होगा। अगर फिजिक्स में रुचि है उसे और मैथ में रुचि है और हिस्ट्री में रुचि है तो वो फिजिक्स ले सकता है, भौतिक विज्ञान ले सकता है, गणित ले सकता है, इतिहास ले सकता है, 3 कोई भी ले लिया, फिर उसमें आगे अपना पढ़ाई जारी रखेगा। तो जो विषय चाहे वो विषय चुनने की स्वतंत्रता है। कोई साइंस का, आर्ट्स और कॉमर्स की व्यवस्था इसमें नहीं है। एक और इससे फ़ायदे हैं कि बच्चों में हीन भावना आ जाती थी। जैसे जो साइंस वाले स्टूडेंट है अपने आप को सुपीरियर समझने लगते थे। विद्यालय में एक ही साथ का बच्चा क्लास 10th तक साथ ही पढ़ा है, लेकिन वो अगर अच्छा मार्क्स लाया 10th में तो उसे साइंस मिला, और जो थोड़ा सा नंबर 1-2 नंबर से 20% से चूक गया तो उसे कॉमर्स मिल गया। अब वो साइंस वाला लड़का अपने आप को सुपीरियर समझने लगता था, लेकिन कॉमर्स वाले अपने आप को कॉमर्स वालों के अंदर अपने हीन भावना के शिकार होने लगते थे और तमाम कोशिश करते थे कि मुझे साइंस मिल जाए। तो इस तरह के तमाम समस्याएं आती थी। इन समस्याओं से निजात हो जाएगा। क्लास 9th में ही स्ट्रीम अपना समाप्त कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट चुनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट अपने रुचि के हिसाब से, जिसमें उसकी रुचि हो, पढ़ना चाहता है, आगे हायर एजुकेशन तक या कुछ करना चाहता है, उस विषय का अपना चुनाव कर लेगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन इसमें है, इस सेकेंडरी स्टेज में, वो सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम होगा।
कुछ लोगों के मन में ऐसा भी भ्रमित कर दिया गया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, 9th-10th में एग्ज़ाम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वो सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा होगी। जो पहले साल में वर्ष में एक बार होती थी वो 2 बार होगी। जैसा कि अभी बीटेक में, मेडिकल में देखने को मिलता है, इसी तरह के एग्ज़ाम होते हैं साल में 2 बार, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के नाम से। सेमेस्टर 1 में पास करता है तो सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम देता है। यह सेमेस्टर प्रणाली इस क्लास 9th से ही सेकेंडरी स्टेज में ही लागू कर दिया गया है। 9 to 12 से ही सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम होगा। ये रखने के पीछे कस्तूरी रंगन जी का ये विचार था कि जो बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे थे, करीब 50 से 60% बच्चे साल भर अलर्ट नहीं रहते थे पढ़ाई के प्रति, एनुअल एग्ज़ाम की चिंता करते थे और लास्ट में एनुअल एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले ही सचेत होते थे, पढ़ाई की ओर उत्सुक होते थे। ऐसे बच्चों की परसेंटेज लगभग 50% से अधिक ऐसे बच्चों की संख्या थी। अब वो साल में चूँकि 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा तो पूरे वर्ष वो पढ़ना चाहेंगे। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर जब पास करेगा तभी सेकेंड सेमेस्टर में हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तभी होगा जब पहला सेमेस्टर पास करेगा। तो बच्चों में साल भर पढ़ने की रुचि बनी रहेगी और वो पढ़ना चाहेगा, एक सेमेस्टर पास करेगा तब आगे बढ़ेगा दूसरे स्टेज में। तो ये सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में। और दूसरा और क्या है, चिंतन की क्षमता का विकास। अब जो पहले एग्ज़ाम होता था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान याद किया बच्चा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, पर रट लिया, रट करके एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे करके नंबर पा जाता था। तो उस तरह के अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब चिंतन की क्षमता के विकास से संबंधित ऐसी कोर्स में या विद्यालयों में इस तरह से शिक्षा दी जाएगी, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो अपने चिंतन से सोच करके, समझ करके उसका आंसर देगा। सीधे सीधे किताब की बातों को याद करके लिखने की व्यवस्था नहीं होगी, जिससे बच्चों में चिंतन की क्षमता का विकास होगा। यह भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव है। ये इस सेकेंडरी स्टेज से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ विदेशी भाषा, कोई विदेशी भाषा भी पढ़ने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। अगर कोई भी छात्र सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से 12 के बीच में, 9 से कोई विदेशी भाषा, दूसरे देश की भाषा पढ़ना चाहे तो वो एक भाषा, विदेशी भाषा के पढ़ाने की और पढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। तो पहले में अब यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो पहला 3 वर्ष है मातृभाषा, इसमें इस 3 वर्ष में अपने देश की कोई एक भाषा, और इस 4 वर्ष वाले में 9 to 12 में कोई विदेशी भाषा पढ़ने की व्यवस्था है। इसके बाद देखते हैं इसमें, तो ये बहुत ही, अगर हम इसको मानते हैं, ये जो स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया, कोई वाणिज्य कला नहीं रहेगा, 6 महीने में सेमेस्टर सिस्टम, ये जो परिवर्तन किया गया है सेकेंडरी स्टेज में, ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। इसको हम बहुत ही अच्छा बदलाव के रूप में सभी विद्वानों ने भी कहा है और आप भी इसे समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बदलाव ये किया गया है। अब हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन की बात करते हैं, स्नातक स्तर में उसमें क्या बदलाव किया गया है। वहाँ भी परिवर्तन किया गया है स्नातक स्तर पर भी। तो स्नातक के क्षेत्र में देखते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। अब चूँकि क्लास 9 से ही स्ट्रीम समाप्त कर दिया गया है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है चूँकि क्लास 9 से ही, तो फिर ऊपर कोई संभावना ही नहीं है ऐसा। तो यहाँ भी जो वहाँ से इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से जो करके आते थे, साइंस से करके आते थे तो बीएससी करते थे, कॉमर्स से आते थे बीकॉम करते थे, और जो इंटरमीडिएट आर्ट्स से करते थे वो ग्रेजुएशन बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते थे। वो अब समाप्त हो गया है चूँकि 9 से ही ख़त्म है। तो यहाँ भी बीए, बीएससी, बीकॉम समाप्त। कोई भी बच्चा जो नीचे से पढ़ता आया है, जो विषय, जो सब्जेक्ट उसकी रुचि है, उन्हीं सब्जेक्टों में से कोई भी अपना यहाँ पर पढ़ाई करेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर भी जो चाहे विषय वो ले सकता है, पढ़ सकता है। ये 4 वर्ष का होगा। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों में ऐसा कन्फ्यूजन हो गया है कि बीए अभी 3 वर्ष का है, अब 4 वर्ष का कर दिया गया है, तो इससे बच्चों का 1 वर्ष बर्बाद होगा। ऐसा है नहीं। अभी हम लोग समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो 4 वर्ष अवश्य किया गया है, परंतु इसमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं है किसी छात्र का। अब हम लोग इसको देखते हैं 1 वर्ष में। तो सबसे इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव यह किया गया है कि एग्जिट किसी भी वर्ष वो कोर्स करके निकल सकता है बाहर,
फिर दोबारा आकर के उसके आगे कंटिन्यू हो सकता है। एक वर्ष अगर मान लीजिए कोई छात्र पहले वर्ष स्नातक में उसने पढ़ा एक वर्ष, तो पहले वर्ष में जब वो पास कर लेगा तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट, स्नातक में प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए एक वर्ष करने के बाद उसे अब किसी भी कारणवश, या तो मान लीजिए दूसरा कोई कोर्स करना चाहता है, चला गया छोड़ के, या फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति गड़बड़ खराब होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा, कोई काम धंधा करने जाना पड़ा, तो वो यहीं पर इस प्रमाण पत्र को लेकर के 1 साल का सर्टिफिकेट उसे दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट स्नातक में वो लेके चला जाएगा। फिर जब उसको इच्छा होगी या तो कोर्स करके आ जाएगा लौट करके, या कुछ धनार्जन कर लिया, फाइनेंशियल स्थिति उसकी अच्छी हो गई, तो फिर से वो आकर के दूसरे वर्ष में सीधे एडमिशन कराएगा। और जब दूसरा वर्ष पास कर लेगा तो उसको स्नातक में डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर 2 वर्ष करके कोई जाना चाहे तो वहाँ से भी जा सकता है, कहीं से भी इसमें 1 वर्ष 2 3 4 यहाँ कहीं से भी एक पास करके वो जा सकता है। फिर आ करके आगे से उसे कंटिन्यू करेगा, पास होने के बाद दोबारा उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी ये व्यवस्था नहीं थी। आज की शिक्षा व्यवस्था में यह है कि अगर 1 वर्ष पास करके गया और 1-2 बीच में गायब हो गया, अगर 1 वर्ष भी बीच में गायब करता है तो उसे कारण बताओ, नोटिस उसे देना पड़ता है, रीजन देना होता है कि आपने 1 वर्ष क्यों नहीं पढ़ा, कहाँ नहीं पढ़ा। तो 1 साल तक का तो बीच में छूट है, लेकिन अगर 2-4 साल बीच में छोड़ करके आएंगे तो आगे कंटिन्यू नहीं होता है, फिर से आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ता था आज के समय में। लेकिन ऐसा वो अब नहीं रहेगा। तो दूसरे वर्ष के अगर पढ़ाई पूरी की, एग्ज़ाम दिया, पास किया, तो उसे डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर 3 वर्ष स्नातक पढ़ लिया और पास किया तो 3 वर्ष के बाद उसे स्नातक में डिग्री दे दी जाएगी। अब अगर उस बच्चे को जिसने 3 वर्ष में स्नातक डिग्री हासिल कर लिया, उसे आगे हायर एजुकेशन नहीं लेना है, मास्टर डिग्री नहीं करनी है, या हायर एजुकेशन में नहीं जाना है, पीएचडी अनुसंधान नहीं करना है, तो उसे आगे कोई आवश्यकता नहीं है। वो 3 वर्ष की डिग्री, ये जो स्नातक डिग्री 3 वर्ष में ले करके चला जाएगा। IAS PCS का जो एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ग्रेजुएशन स्नातक जिसका क्वालिफिकेशन है, उस स्नातक क्वालिफिकेशन के लिए यह 3 वर्ष की ही डिग्री लेकर के वो चला जाएगा और उसमें अपना सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। उसे ये 4था वर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कोई 4 वर्ष भले है, लेकिन कोई किसी भी तरह से छात्र का नुकसान नहीं है। अब ये 4था वर्ष कौन करेगा? अगर मान लीजिए कोई छात्र ये 4 वर्ष का स्नातक किया, तो 4थे वर्ष जब वो पास करेगा तो उसे स्नातक में अनुसंधान, रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। स्नातक में रिसर्च अनुसंधान की डिग्री दी जाएगी। और यह डिग्री लेने के बाद अगर वह छात्र मास्टर डिग्री करना चाहे तो उसे मास्टर डिग्री में 1 वर्ष में हो जाएगा। अब यहाँ परास्नातक की बात करते हैं। परास्नातक MA अगर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री वो करना चाहे तो मास्टर डिग्री 1 वर्ष एवं 2 वर्ष, 2 तरह का MA होगा, 1 वर्ष का भी और 2 वर्ष का भी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, 1 वर्ष कब होगा और 2 वर्ष कब होगा। तो 1 वर्ष तब होगा जैसे कोई भी छात्र अगर 4थे वर्ष का स्नातक अनुसंधान की डिग्री लेके आया है, अनुसंधान स्नातक में रिसर्च की डिग्री लेकर के अगर मास्टर डिग्री करना चाहे तो उसे 1 वर्ष में ही मास्टर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर 3 वर्ष का करके आया है, अगर स्नातक 3 वर्ष करके आया है, स्नातक में डिग्री वो लिया है, ग्रेजुएशन में डिग्री, तो उसे MA 2 वर्ष करना होगा। अगर यहाँ से 3 वर्ष के बाद छोड़ करके मास्टर डिग्री में चला आया तो उसे मास्टर डिग्री 2 वर्ष की करनी होगी। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में ही वो 4 साल बिताया है, अनुसंधान की रिसर्च की डिग्री ले ली है, तो MA परास्नातक उसे 1 वर्ष में ही हो जाएगा, हायर एजुकेशन करना हो तो जिसे हायर एजुकेशन नहीं करना है वो 3 वर्ष में ही ग्रेजुएशन में स्नातक डिग्री लेकर के वो छोड़ देगा। जिसे हायर एजुकेशन लेना है उसे स्नातक अनुसंधान करने की आवश्यकता है, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो समय की बर्बादी नहीं हुई, बिल्कुल वही पैटर्न रहा। MA MSc MCom जैसा कि यहाँ पर था BA BSc BCom, ये समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ भी MA MSc MCom और MPhil ये 4 डिग्री अब समाप्त कर दी गई है। इस नाम से नहीं मिलेगी, मास्टर डिग्री मिलेगा, परास्नातक की डिग्री मिलेगी, पर उसमें ये जो MA MSc MCom MPhil इस नाम से डिग्री अब नहीं मिलेगी, इसे समाप्त कर दिया गया है। PhD
केवल है। अब ये एमए समाप्त कर दिया गया है, एमएससी समाप्त कर दिया गया है, एमकॉम भी समाप्त और एमफिल भी समाप्त। केवल मास्टर डिग्री दी जाएगी जिस विषय में वो करना चाहे, मास्टर डिग्री इन उस सब्जेक्ट में जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री ग्रहण किया है। एमए एमएससी स्ट्रीम तो पहले से ही समाप्त है, 9th से ही ख़त्म है। 9, 10th, 11, 12 में ही कोई विषय की बाध्यता नहीं है। उसी तरह से स्नातक में भी बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम समाप्त कर दिया गया है। उसी तरह से एमए एमएससी एमकॉम और एमफिल भी बंद कर दिया गया है। पीएचडी रहेगा जो 4 वर्ष का होगा। पीएचडी ये मास्टर डिग्री करने के बाद अनुसंधान करना चाहे तो अनुसंधान पीएचडी की डिग्री 4 वर्ष में वो हासिल करेगा। ये स्नातक स्तर पर और हायर एजुकेशन में ये बदलाव है। अब इस पॉलिसी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सकारात्मक बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्या है, तो इसमें स्कूल फ़ी के लिए भी प्रावधान है। कितना फ़ी रहेगा हर विद्यालय के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए ये निर्धारित होगा। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा, ये व्यावसायिक शिक्षा देने की जो व्यवस्था क्लास 6 से शुरू हो गई है, ये बहुत ही सकारात्मक बिंदु है। व्यावसायिक शिक्षा जिस बच्चे का रुचि जिस विषय में हो, इंटरेस्ट जिस कला में हो, उसको शिक्षा क्लास 6 से ही दी जाएगी और वो उसमें अपना महारत हासिल कर सकता है, अपना रोजगार परक बना सकता है। किसी भी तरह की व्यावसायिक शिक्षा हमने उस स्टेज में बताया था, क्लास 6 to 8 वाले स्टेज में। इसके बाद इसमें जो सबसे सकारात्मक बिंदु है रिजल्ट, परिणाम। अभी जो रिजल्ट आता था एग्ज़ाम में बहुत होता था तो शिक्षक मूल्यांकन करते थे और एग्ज़ाम होता था परीक्षा के आधार पर, कापियों के मूल्यांकन और शिक्षक का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट दे दिया जाता था। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसको 4 स्टेजों में बांट दिया गया है। पहला नंबर सिस्टम, जैसा कि एग्ज़ाम देने के बाद नंबर मार्क्स मिलते हैं, वो मार्क्स अब भी एग्ज़ाम होगा और नंबर मिलेंगे। और बदलाव क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं। स्वयं का मूल्यांकन, ये दूसरा बदलाव जो इसमें प्रमुख किया गया है कि कोई भी छात्र वर्ष भर अगर पढ़ाई किया किसी भी कक्षा में या एक सेमेस्टर ही किया तो उस सेमेस्टर के दौरान, उस 6 महीने के दौरान वो कितना ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को जारी रखा, कितनी ईमानदारी से उसने पढ़ाई की, कितनी ईमानदारी से शिक्षकों के दिए गए कार्य को पूरा किया, प्रोजेक्ट बनाया, कॉपी कंप्लीट की, इन सारी चीज़ों को वो स्वयं का मूल्यांकन अपना मार्क्स देगा स्वयं के लिए, वो ईमानदारी के साथ कि वो कितना ईमानदार था इस पहले सेमेस्टर में या पहले वर्ष में, पढ़ाई के प्रति कितना अलर्ट था, कितना तत्पर था। यह चीज़ वो स्वयं मूल्यांकन करके अपना मार्क्स अपने देगा। अब इससे ये बड़े बड़े विद्वानों का विचार इसमें ये है, इसको रखने के पीछे, कि अगर बच्चा को खुद से, अगर जब किसी भी व्यक्ति को अपने आप को अपने विषय में अगर जांचना हो, समझना हो, तो निश्चित रूप से अगर पता है कि हम अपने विषय में हमें अपने मूल्यांकन करना है, तो हम गलत मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से वो इस बात के लिए भी सचेत रहेगा वर्ष भर पढ़ने के लिए या सेमेस्टर वाइज पढ़ने के लिए कि हम स्वयं का मूल्यांकन भी मुझे करना है, अपने बारे में नंबर देने हैं। तो हम लापरवाही करेंगे तो कैसे देंगे तो पता यह भी होगा कि भाई हमने गलत मूल्यांकन किया है। फिर आगे जाएंगे तो पता चली जाएगा कि हम कितने लापरवाह थे, आगे बाकी नंबर है और सब लोगों का मूल्यांकन है, उस आधार पर अपनी कमी उजागर होने लगेगी। तो बच्चा कोशिश करेगा कि जागरूक रहे, पढ़ाई के प्रति तत्पर रहे, उत्सुक रहे, ताकि अपना मूल्यांकन अच्छा कर सके। और तीसरा है इसमें मित्र द्वारा मूल्यांकन। हर छात्र का उसके मित्र द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। तो इससे यह बदलाव होगा, इससे यह परिवर्तन होने की उम्मीद है कि क्लास में बच्चे अपने एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि, कोऑपरेशन की भावना का अभाव होने लगा था। मित्र एक दूसरे से, एक ही क्लास में पढ़ने वाले एक दूसरे से लड़ने लगते थे, ज्वेलसी की भावना आने लगती थी एक दूसरे के प्रति, वो अब नहीं होगी। अब वास्तव में मित्र के साथ मित्रोत व्यवहार करेगा, क्योंकि हर मित्र अपने मित्र का मूल्यांकन करेगा। तो जब मित्र से के द्वारा भी मूल्यांकन है, वो भी नंबर देगा हमें, उस छात्र को नंबर देगा, तो निश्चित रूप से उस छात्र का उसके प्रति और उसका इसके प्रति अच्छा बर्ताव होगा,
अच्छा बर्ताव रखेगा साल भर, तो थोड़ा सा आपसी संबंध जो होंगे वो भी प्रगाढ़ होंगे। जो दुराव की स्थिति आती जा रही है वो अब अच्छी होती जाएगी। एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे पूरे वर्ष भर, ताकि वो मित्र इसे अच्छा मार्क्स देगा और यह भी उसे देगा। दोनों एक दूसरे के प्रति अच्छा बर्ताव रखेंगे, व्यवहार रखेंगे, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक बिंदु है रिजल्ट तैयार करने में। और शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन आज भी किया जाता है और अब भी किया जाएगा। तो इन चारों के आधार पर शिक्षक छात्र का मूल्यांकन करेगा कि वर्ष भर वो कितना अलर्ट था, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की। इसके आधार पर शिक्षक भी उस छात्र को नंबर देगा। और ये एग्ज़ाम का नंबर है, ये स्वयं का मूल्यांकन का नंबर, ये मित्र द्वारा मूल्यांकन का नंबर और शिक्षक द्वारा मूल्यांकन का नंबर, इन चारों को मिला करके तब परिणाम रिजल्ट दिया जाएगा उस बच्चे के पास होने का, परसेंटेज वगैरह इत्यादि जो भी होगा, इस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यह बहुत ही सकारात्मक बिंदु है, बहुत ही अच्छा परिवर्तन है इस नई शिक्षा नीति में। इसके बाद विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी संसार के 50 सर्वश्रेष्ठ विदेश विश्वविद्यालयों को भारत में आकर के अपना फ्रेंचाइजी खोलने के लिए इस शिक्षा व्यवस्था में, इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि ऐसी लचीलापन लाया जाएगा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आकर के अपने फ्रेंचाइजी खोलने का, ताकि वो आकर के यहाँ विद्यालय अपना यूनिवर्सिटी खोलें, विश्वविद्यालय चलाएं यहाँ पर। वो भी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं, संसार के श्रेष्ठ 50 जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, उनको आने का न्योता दिया जाएगा और उनको यहाँ पर सुविधा दिया जाएगा। इससे यह होगा कि अभी तक जो उच्च वर्ग के लोग थे या उच्च वर्ग से भी ऊपर के बच्चे जिनके घर के, वो ही जा कर के दूसरे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे, दूसरे देशों में जा कर के शिक्षा अध्ययन करते थे, उस शिक्षा से अवगत होते थे। अब वो विश्व संसार के श्रेष्ठ 50 विश्वविद्यालय जब हमारे देश में खुल जाएगा तो निश्चित रूप से एक मध्यम वर्गीय छात्र भी इसमें एडमिशन करवा सकता है, पढ़ सकता है कम खर्च में, केवल उसका फ़ी पे करना होगा। बाकी अपने देश में रह करके सारे संसाधन को अपने देश में रहते हुए विदेशी विश्वविद्यालय में विदेशी टेक्निक से लेकर के सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा हो जाएगी। यह भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसके बाद 4 प्रमुख विभागों का निर्माण, इस नई शिक्षा नीति में 4 प्रमुख विभागों का निर्माण किया जाएगा। वो 4 प्रमुख विभाग होंगे, एक एक अपने अपने विभागों को देखेंगे हम लोग, एक एक देखते हैं क्या होगा। तो पहला जो विभाग इसमें बनेगा वो पाठ्यक्रम तैयार करेगा, सिलेबस तैयार करेगा। वो इसके लिए एक अलग विभाग होगा, वो केवल सिलेबस तैयार करने का कार्य करेगा पूरे देश के लिए। क्या पढ़ना होगा, किस विषय में क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, किससे व्यावसायिक शिक्षा में क्या क्या दिया जाएगा इत्यादि, जो भी पाठ्यक्रम संबंधित बातें होंगी उसके लिए अलग विभाग होगा। वो केवल पाठ्यक्रम पर ही कार्य करेगा और कुछ त्रुटि होगी तो उसे दूर करता रहेगा। दूसरा विभाग बनेगा शिक्षक एवं विद्यालय पर निगरानी रखने का विभाग, जो शिक्षक के ट्रेनिंग से संबंधित और विद्यालय पर वो निगरानी रखने का कार्य करेगा। शिक्षक किस तरह से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मानक के अनुरूप पढ़ा रहे हैं या नहीं, क्वालिफिकेशन मानक के अनुरूप है या नहीं, विद्यालय शिक्षक को मानक के अनुसार रख रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया जाएगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो यह भी एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु है इसके लिए। इसके बाद शिक्षक के वेतन और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, इसके लिए भी एक अलग विभाग होगा जो शिक्षकों के वेतन से लेकर के और छात्रों के स्कॉलरशिप का निर्धारण करेगा, किस आधार पर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो स्कॉलरशिप पाने के योग्य है और उसे नहीं मिल रहा हो। इन सारी चीज़ों पर वो निगरानी रखेगा, देखता रहेगा और उसे देने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। यह भी एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु है। इसके बाद रिजल्ट, जैसे रिजल्ट ये परिणाम, एग्जामिनेशन कराना, उसका रिजल्ट घोषित करना, एग्ज़ाम कब होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम पारदर्शी हो, किस तरह से एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई नकल या कोई धांधली न हो, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक अलग विभाग होगा जो केवल रिजल्ट से संबंधित कार्य करेगा। तो ये 4 प्रमुख विभागों का निर्माण किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत।
जो बहुत ही सकारात्मक बिंदु के अंतर्गत इसे ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है सकारात्मक बिंदु में 2030 तक या उसके बाद, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं लिखा गया कि नहीं 30 तक कंप्लीट कर ही लेंगे, वैसे 30 तक लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर 1-2 साल लेट भी हो सकता है। तो 30 तक या उसके बाद बहुविषयक माने सभी विषयों के, लगभग सभी विषयों के संस्था का निर्माण हर जिले में एक, कम से कम एक निश्चित रूप से 2030 या उसके बाद तक स्थापित कर दिया जाएगा। हर विद्यालय में एक ऐसा बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी संस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विश्व के तमाम भाषाओं में शिक्षा दी जाती हो। ऐसी संस्था लगभग हर जिले में कम से कम एक 2030 तक रखने का प्रावधान है। अगर कोई भी छात्र किसी भी विषय में पढ़ना चाहता है तो कम से कम जिले में एक रहेगा, वो अपने ज़िले में जा कर के पढ़ लेगा। ये प्रावधान भी इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। अब इसके साथ साथ हम लोग अब थोड़ा सा इसकी कमियों को भी देखते हैं। तो चूँकि मैंने पहले ही बताया कि इसके जो शिक्षा के कस्तूरी रंगन जी थे कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने नीति को अमली जामा पहनाने से पहले, फाइनल रिपोर्ट पेश करने से पहले देश के कोने कोने से फीडबैक लिया था, सुझाव मांगे थे और लगभग 1.25 लाख सुझाव आया भी था। और उन सारे सुझावों पर, ऐसा कोई सुझाव नहीं है जो डस्टबिन में ऐसे ही डाल दिया गया हो बगैर देखे। सारे सुझावों को अमल करते हुए, सारे सुझावों पर विचार करते हुए, सारे सुझावों को देखते हुए उसमें परिवर्तन किया उन्होंने, कस्तूरी रंगन जी ने। तो कमी की संभावना इसमें बहुत कम है, फिर भी थोड़ी कमी तो रही जाती है कितना भी अच्छा किया जाए। तो उन कमियों को हम लोग देखते हैं क्या इसमें कमी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी कमी है, जो पहला स्टेज था, उसमें अंग्रेजी 1 से 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान उसमें लिखा हुआ है, यह कमी थी। लेकिन चूंकि उसमें बदलाव किया गया, इसमें छूट दे दी गई है कि अंग्रेजी विद्यालयों के लिए इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। तो यह कमी भी हम नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि अंग्रेजी विद्यालय जो हैं वो अपने अंग्रेजी में शिक्षा दे सकते हैं। कोई बाध्यता या विवश नहीं किया जाएगा कि जो पेरेंट्स या स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है मातृभाषा में, उसे ज़बरदस्ती मातृभाषा में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ना चाहता है तो उसे वो पढ़ भी सकता है। तो ये कोई कमी में नहीं हम इसको ले सकते हैं। इसके बाद केंद्रीकृत व्यवस्था की गई है। इसमें ये थोड़ा सा हम कमी इसको कह सकते हैं कि केंद्रीकृत व्यवस्था में जब एक ही सारा पावर एक ही संस्था के पास एक जगह अगर केंद्रित हो जाएगी तो थोड़ा सा पक्षपात होने की संभावना रहती है। तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तैयार करना है, शिक्षक की नियुक्ति है, रिजल्ट है, ये सब संबंधित जो भी बातें हैं वो एक संस्था एक है, एक ही जगह से सब केंद्रित होगी। क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि हमारा देश अनेक राज्यों में बटा हुआ है, अनेक बोली भाषा सब कल्चर अलग अलग है। तो उसके अनुरूप अगर एक ही पाठ्यक्रम होगा तो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, पक्षपात होने की संभावना है इसमें। तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था होने से थोड़ा पक्षपात होने की संभावना है पाठ्यक्रम में, शिक्षक नियुक्ति में इत्यादि में। तो ये एक कमी हो सकती है, फिर भी इसे भी दूर करने का पूरा प्रयास किया है कस्तूरी रंगन जी ने। उसके बाद UGC, AICTE, इस तरह की अनेक संस्थाएं इस समय जो चल रही है, वो सारी संस्थाएं अब समाप्त होकर के केवल एक ऐसी संस्था होगी जहां से सब गौर किया जाएगा, एक ही संस्था से सब देखा जाएगा। तो यहाँ ये भी केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। इसके तहत भी थोड़ा पक्षपात होने की उम्मीद जताई जा रही है इस पॉलिसी में। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें सब समझ में आएगा। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, पूछा, तो उसे दूर किया जाएगा। इस जो स्लाइड अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, उस स्लाइड का PDF अगर आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो उस स्लाइड को आप लोग, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन से, यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है, उस स्लाइड को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी एजुकेशन पॉलिसी हिंदी में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर डिटेल जानना है और अधिक। तो सैकड़ों पन्नों की है, ये हिंदी में है, उसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड को कर सकते हैं। और इस स्लाइड को देखना है तो ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसा रहा निश्चित रूप से फीडबैक में आप लोग देंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो अवश्य दूर किया जाएगा। धन्यवाद।